ठहरो नूर, एक मिनट। ओके, हाँ, लास्ट में जरा बताएं, कंफर्म करें, हमने क्या क्या पढ़ा था जरा। हमने पढ़ा था, हमने मास एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया था, अल्फा बीटा, और हमने अल्फा बीटा प्रोटॉन, इनकी हमने क्या क्या पढ़ा था, मास पढ़ लिया, मास और चार्ज। फिर हमने ठीक है, और डिके। किया था, हाँ, अल्फा डिके हमने, ये दोनों। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो बाइंडिंग एनर्जी की सबसे फेमस इक्वेशन थी, हमने वो पढ़ लिया था। फिर हमने मैथ्स की दो चीजें पढ़ी थी, एक मैथ्स डिफेक्ट था और एक मैथ्स एक्सेस था, याद है। अच्छा, ये हमने E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाली इक्वेशन को हमने दो जगह अप्लाई किया था। नूर बताओ किन दो जगहों पे अप्लाई किया था। मैंने दो जगहों पे अप्लाई किया था। एक हमने बोलो, शाबाश शाबाश बोलो, और एक ओवरऑल एनर्जी रिलीज के लिए। गुड। एक हमने इसको किसी एटम या न्यूक्लियन के ऊपर अप्लाई किया था, न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, और दूसरा हमने इसको पूरी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया था, याद आया। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को हमने दो जगह पे अप्लाई किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमें अंदाजा हो गया था कि किसी भी रिएक्शन की जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो हम किस तरह से निकालेंगे। फिर मैंने कहा था सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन किसकी है, आयरन की, याद आया कि आयरन इज हैविंग हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और मिलाल कुछ चीज पढ़ी हमने, फिशन फ्यूजन में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा वो, फिशन फ्यूजन नहीं पता। नहीं, ये दो एलिमेंट्स मिलके जब एक बनता है तो ये क्या बनेगा हमारे पास, फ्यूजन। चले मैं करा देता हूँ ये ना। अच्छा, अब जरा हम इससे आगे कंटेंट पे जाते हैं जी, इससे नेक्स्ट वाले कंटेंट पे। अच्छा, एक्टिविटी। सर आयरन की हाईएस्ट क्यों होती है, आपने बताया नहीं था। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसके अंदर इतने ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि ये टॉपिक आपकी A2 की रेंज से भी बाहर है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयरन का मैग्नेटिक बिहेवियर है। इसके अलावा जो है वो आयरन के अंदर एक वो है, अजीब तरह की फोर्सेस हैं आयरन के अंदर, ठीक है, जिसको आप इस लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये याद रखना है, आयरन का मास नंबर 56 है ना, तो जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, जो स्मॉलर न्यूक्लियस हैं, वो जाहिर है उन्होंने मिलकर आयरन की तरह बनना है, और जो हैवियर न्यूक्लियाइज हैं लाइक यूरेनियम वगैरह, तो उन्होंने ब्रेक होकर आयरन की तरह बनना है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है या मास नंबर, वो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, फिजन का मतलब है ब्रेक होके आयरन की तरफ आएंगे, और जो स्मॉलर न्यूक्लियाइज हैं वो मैंने कहा था वो कंबाइन होके, क्या होके, कंबाइन होके आयरन की तरह आएंगे। अच्छा, मुझे याद है वो मुझे प्रेजेंटेशन मिल गई है वो उधर सी, तभी मेरे को मिल क्यों नहीं रही, न्यूक्लियर फिजिक्स A2, यस ये था, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब जो असल चीज है बच्चों, इस पे आते हैं। असल में नूर, जो आपका सवाल है ना आयरन, मैंने आपको उस दिन क्लास में भी कहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर 3 नहीं 4 5 फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपकी इस लेवल पे समझना, इवन मेरे लेवल पे इसको समझना मुश्किल है। उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स हायर लेवल पे जाके ओवरलैप कर रही है, ठीक है, आई समझ। उसके लिए आपको ना पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, 3 किस्म के मटेरियल्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो फिर एक आउट ऑफ सिलेबस इसकी रीजन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आज हमने ये एक सारा कर लिया था, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इसकी इक्वेशंस। अच्छा, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करना तो आता है ना, अगर इसको नूर मैं कन्वर्ट करूं जाउल में कैसे करूंगा, 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जाउल में जाना है 1.6 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल जाना है तो -19 ये हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन मेगा भी है तो 10 पावर 6 भी लगा देंगे, ठीक है। तो मिनाइल, इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिके कांस्टेंट जी, आज के जो हमारा टॉपिक है डिके कांस्टेंट।
डिके कांस्टेंट कहते हैं लैम्डा को। किसको कहते हैं? लैम्डा। अब मुझे बताएं, कोई भी न्यूक्लियस है, उसकी हाफ लाइफ, लेट्स सपोज मिनाइल के पास एक ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डिके वाला, और मिनाइल कहती है सर ये उसकी हाफ लाइफ का ग्राफ है, ठीक है, इधर 1000 ग्राम्स था, 1000 काउंट्स पर सेकेंड है। कोई भी रेडिएटर सैंपल है, उसमें शुरू में 1000 काउंट्स आ रहे हैं। मिनाइल ने देखा कि उसको हाफ काउंट ये आ रहे हैं, इसको इधर लाके मिनाइल ने इसको टच किया यहाँ पे, तो गेट टू नो कि 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लेट्स सपोज टाइम है। तो मिनाइल ने कहा अच्छा सर ये तो हाफ लाइफ होगी है कि मैक्सिमम रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जब हाफ हो जाएं अपनी इनिशियल वैल्यू का, तो जो टाइम पास होता है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक हो गया? मिनाइल ये आपको याद है ना, ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ, जी जी। द टाइम इंटरवल इन विच अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये डेफिनेशन रिसोर्स पैक में लिखी हुई है, सही है। टाइम इंटरवल फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी, इट्स काउंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मैथ्स का वर्ड कोशिश करना यूज करें, मैथ्स एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। हमें लगता है अगर एक चीज 1000 ग्राम है और मिनाइल की थी सर जी इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, आप जाएं सर जरा 20 मिनट में राउंड मार के आए। मैं 20 मिनट राउंड लगा के आया हूँ, वो रेडियोएक्टिव सैंपल 1000 ग्राम से एग्जैक्ट 500 ग्राम नहीं होगा नूर। हाँ, अगर मिनाइल कहती है सर मेरे पास एक मशीन है विच इज काउंटर, जो कि रेडिएशन को डिटेक्ट करती है। मैंने कहा अच्छा मिनाइल तो कितनी रेडिएशन आ रही है? मिनाइल ने कहा सर 1000 काउंट्स आ रही हैं। चलें सर आप जाएं बाय 20 मिनट्स के बाद वापस आए। मैं 20 मिनट के बाद वापस आया, अब मिनाइल कह सकती कि 500 काउंट्स पर सेकेंड्स आ गए, ये पर सेकेंड्स आ गए, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन मैथ्स एग्जैक्टली हाफ नहीं होती। अब जैसे ही मिनाइल को टाइम ऑफ हाफ लाइफ मिल जाए, इससे हम एक नई टर्म निकालेंगे, उस टर्म को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डिके कांस्टेंट। अब डिके कांस्टेंट कैसे निकालते हैं एग्जाम में? वेरी सिंपल, क्या करना है नूर? लैम्डा कहते हैं डिके कांस्टेंट को। इसके लिए आपने 0.693 ओवर हाफ लाइफ का टाइम डिवाइड कर देना है, बस। अब मैंने जो एग्जांपल दी इसमें हाफ लाइफ कितने मिनट्स था? 20 मिनट्स था ना। तो अब मिनाइल करेगी 0.693 ओवर 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये डिके कांस्टेंट आ जाएगा पर सेकंड में। तो डिके कांस्टेंट यूनिट है पर सेकंड। क्या? अच्छा, अब आप सोचते होंगे सर बात सुने, आपने तो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट काम कर दिए, ये आप कहां से ले आए सर खुद से? चले हाफ लाइफ तो हमने टीचर्स ने पढ़ाया था कि किसी भी चीज का हाफ होने का टाइम, सर ये लैम्डा 0.693 ओवर टी हाफ आप लाए कहां से? ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पहले कॉन्सेप्ट आएगा एक्टिविटी का। किसका? एक्टिविटी का। बच्चों पूरे A2 में एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं सर हमारे कॉलेज में आजकल एक्टिविटीज नहीं हो रही, व्हाट डज इट मीन? MUN नहीं हो रहा, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई फंड रेजिंग नहीं हो रही, सिर्फ स्टडीज हो रही है, यही है ना? एक्टिविटीज कहते हैं किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने एक्टिव है। एग्री डिसएग्री? एग्रीड। एग्री। सारा काम टीचर ही कर रहे हो, स्टूडेंट कुछ भी ना कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी नहीं होती। एक्टिविटी वो होता है जब स्टूडेंट्स ने, जैसे MUN कराया है नूर ने, ठीक है, मिनाइल आपने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया है, हमने भी शो देखा है, जो भी आपने किया है आपने अपना 100% दिया है, और आपने हर वक्त दिन रात टेंशन लेके कुछ सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, कोई फंड मैनेज कर रहा है, आपने एक एक्टिविटी की है। इसी तरह कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेट्स सपोज ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, और इस सब्सटेंस के अंदर से रेडिएशन आ रही हैं। अब अगर मिनाइल कहती है कि सर 1000 रेडिएशन सर मैंने रिकॉर्ड किए हैं, काउंट्स किए हैं विद इन अ सेकेंड, ये इसकी एक्टिविटी है, काउंट रेट एक्टिविटी। लेकिन ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये सैंपल क्या होता जाएगा नूर? डिके होता जाएगा, डिके होता जाएगा। तो सच बताएं इसकी एक्टिविटी क्या होगी? कम होता ड्रॉप करेगी ना। जाएगा। गॉड, इसका मतलब ये है अब जो रेडिएशन पहले 1000 काउंट्स आ रही थी, अब वो कम नहीं हो जाएंगी, यहाँ पे 500 काउंट्स पर सेकंड नहीं आ जाएंगी, ठीक है, फिर 250 काउंट्स पर सेकंड नहीं आ जाएंगी, है ना? फिर 125 काउंट्स, फिर 62.5 काउंट्स। तो कहने का मतलब ये है
जो भी कर लें, इसकी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप क्यों हो रही है? रीजन क्या है? बोले शाबाश। बिकॉज रेडिएशन। रेडियो एक्टिव सैंपल क्या होता जा रहा है? यूज्ड अप होता जा रहा है। तो एक्टिविटी ड्रॉप होने की सबसे बड़ी रीजन, क्या है? कि एक चीज के अंदर जो एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो कम हो रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, जब A2 चली जाएगी, नूर चली गई, मिनाइल चली गई, अब नई ऐसी आती है कि उसमें बच्चे बड़े बोरिंग से हैं, लेट्स सपोज वो नहीं हिलते अपनी जगह से, तो इसका मतलब ये अब उस क्लास में एक्टिव स्टूडेंट्स ही नहीं जो एक्टिविटी करें। आप समझ आ रही है? फिर हम कहेंगे यार क्या बच्चे होते थे यार, जबरदस्त इवेंट कराते थे, ये था वो था, हम आपको याद करेंगे। इसी तरह रेडिएटिव सब्सटेंस में सर जब ये जीरो एक्टिव कभी हिट नहीं करता ना? नहीं हिट करता, उसकी रीजन ये है कि हाफ का हाफ होता है, हाफ का हाफ होता है, हाफ का हाफ होता है, कभी जीरो नहीं होता। लेकिन एक चीज है, जब ये नूर और ड्रॉप होगा ना, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया 31 तक आ गया, अब 31 के बाद ये ड्रॉप होना बंद हो जाता है। अब ये 30, कभी 31, कभी 32, कभी 29, इस तरह से ना बार बार वेरी करना स्टार्ट कर देता है काउंट रेट। अब एग्जामिनर हमें कहते हैं काउंट रेट वेरी क्यों करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये अब आगे किस पे? बैकग्राउंड रेडिएशंस पे। किस पे? बैकग्राउंड रेडिएशंस पे। यानी रेडियो एक्टिव सैंपल तो मिनाइल सारे का सारा खत्म हो गया है, मतलब सारा खत्म तो नहीं, वो कम हो गया है, लेकिन ये कि अब उस कमरे में या उस जगह पे बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं जो उस सैंपल से नहीं आ रही। मतलब मिनाइल कहती है सर मेरे घर में कोई रेडियो एक्टिव सैंपल ही नहीं है, मैंने मशीन को ऑन किया सर, वो मशीन इतने ज्यादा काउंट्स क्यों दे रही है सर, ये इतने ज्यादा काउंट्स क्यों दे रही है वो मशीन? सो नूर ने कहा मिनाइल देखो यार, हो सकते तुम्हारे घरों के पास कोई रॉक्स हो सकता है तुम्हारे घर में ओवन ज्यादा यूज होता हो सकता है कि जो तुम बर्गर खा रही हो खाना उसमें काउंट्स हो। यस, इन काउंट्स को बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। मिनाइल ने कहा हाँ हाँ यार ये बात तो है, वाकई मैंने ओवन बहुत यूज किया है। अच्छा, जैसे ही अब मिनाइल ने टेबल पे लाके रेडियो एक्टिव सैंपल छोड़ा, ओ माय गॉड, अब मशीन को ऑन किया, कमरे में 30 काउंट्स के बजाय 1030 पे पहुंच गया। अब नूर ये बताएं, ये नंबर एकदम 30 से जंप करके 1030 पे क्यों चला गया? सोचिए। एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि अब पहले रेडियो सैंपल नहीं था ना, पहले नहीं था तो 30 आ रही थी। अब जैसे ही मिनाइल ने वो रेडियो सैंपल जो कि लेड के बॉक्स में बंद था, जैसे ही कहा हाय गाइस आई एम अनबॉक्सिंग माय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, पता चला खोला तो मिनाइल की नोज जल गई। हाँ, बिकॉज रेडिएशन बहुत ज्यादा आई है उसमें से। इसका मतलब है एक्टिविटी कब ज्यादा होती है? जब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स आर अवेलेबल इन अ सैंपल। लेकिन एक स्कूल में वो एक्टिव बच्चे खत्म हो गए हैं, वो चले गए कहीं और, तो स्कूल की एक्टिविटी ड्रॉप नहीं होगी? ड्रॉप हो जाएगी ना। लेकिन अगर एक स्कूल में हर क्लास में 5-5, 10-10 बच्चे बड़े एक्टिव किस्म के हैं, तो उस कॉलेज की स्कूल की एक्टिविटी ज्यादा होगी। आप समझ आ रही है? जी लेकिन जब आप बच्चों को डब्बे में बंद कर देंगे, जिस तरह रेडियो एक्टिव सैंपल को हम लेड की चैम्बर में बंद कर देते हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकते, तो एक्टिविटी तो नहीं हो सकती। लेकिन जब हम लेड के चैम्बर हटाएंगे, अब कमरे में एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जगह जगह रेडिएशन नजर आएंगी, बच्चे बच्चे नजर आएंगे, मूव कर रहे होंगे। तो रेडिएटिव सैंपल भी ऐसे ही हैं कि जैसे ही आप लेड का बॉक्स खोलते हैं तो पूरे कमरे में रेडिएशन आ जाती हैं, बिकॉज रेडियो एक्टिव सैंपल से रेडिएशन लग जाती हैं। अब उस एक्टिविटी के ऊपर हम कुछ मैथ्स करने लगे हैं। क्या करने लगे? कुछ मैथ्स। एक्टिविटी निकालने के एग्जाम में A2 में 3 मेथड है। कितने बच्चों? 3 मेथड्स, जिसके ऊपर सर आपको बहुत बैकग्राउंड रेडिएशन को हम इग्नोर करते हैं? बैकग्राउंड एडिशन के लिए अगर आपको बताएगा ना, वैसे A2 में मोस्टली बैकग्राउंड एडिशन कोई काम नहीं है, आपको कैलकुलेशन में नहीं आते। A2 की फिजिक्स में बैकग्राउंड एडिशन कैलकुलेशन में नहीं आती। लेकिन आपको ये पूछता है ना अगर कि मिनाइल के पास जो डिवाइस थी वो काउंट रेट बार बार अल्टर क्यों हो रहा है, तो आपके दो ही रीजंस हैं। एक तो कमरे में बैकग्राउंड रेडिएशन है, और दूसरा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड अप होता जा रहा है। ठीक है, चलो। एक्टिविटी निकालने के 3 तरीके कौन से? पहला तरीका, एक्टिविटी अगर एक बच्चे ने निकालनी है, उसने काम करना है लैम्डा को n से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? वो कह रहा है कि क्लास में एंटर होने दे। अच्छा जी, ओके, चुस्मान आ गया। अच्छा,
एक्टिविटी को अगर आपने निकालना है तो सबसे पहला मेथड ये है कि आपने लैम्डा को n से मल्टीप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल उस्मान, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इससे तो पहले क्या कराया? उस्मान, इससे पहले हमने थोड़ी सी रिवीजन करवाई थी कि ये अल्फा बीटा गामा की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सब कुछ मैथ, चार्ज, बाइंडिंग एनर्जी क्या था, सब फिशन फ्यूजन क्या अच्छा। थे, ये चीजें कराई थी ना, ये आपको आता है। डिके कांस्टेंट जो था वो 0.693 ओवर टी हाफ। अब मिनाइल ने कहा सर ये फार्मूला कहाँ से लाया, तो मैं इसके बाद एक्टिविटी पे आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा। और मैंने एक समराइज बात बताई है कि एक्टिविटी का मतलब है जैसा कॉलेज में बच्चे एक्टिव होते हैं तो वो फंक्शंस इवेंट्स करा रहे होते हैं, इसी तरह रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर भी जितने ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन छोड़ रहे हैं अवेलेबल हैं उतनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी है। तो फिर नूर ने कहा सर अच्छा एक चीज की काउंट सी ड्रॉप क्यों है बार बार सर? तो फिर नूर ने कहा सर ये सैंपल आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड अप होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? यूज्ड अप होता जा रहा है। फिर मैंने कहा कि ड्रॉप होते होते आखिर में नंबर आ गया 32 29, ये क्यों आ रहे? तो फिर उन्होंने कहा सर हमें लगता है कि बैकग्राउंड रेडिएशन है उस कमरे में। यहाँ तक हमने बात की, ठीक है। अब ठीक है। हाँ, अब एक्टिविटी निकालने के 3 तरीके हैं। उस्मान को थोड़ा सा शायद याद आ जाए क्योंकि इसने कुछ थोड़े क्वेश्चंस किए, क्या पता याद आ जाए, ठीक है। अच्छा सर मैंने अब नहीं किए क्वेश्चन। अच्छा नहीं किए इसके क्वेश्चंस। अब अभी देखो एक्टिविटी निकालने का सबसे पहला तरीका ये है a इक्वल्स टू लैम्डा n। a इक्वल्स टू लैम्डा n। अच्छा अभी आपने ये नहीं सोचना कि लैम्डा कहां से है, आपने ये देखना है कि लैम्डा अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमने सिंपल सा काम करना है। 0.693 एक वैल्यू है, उसको किसी भी चीज की हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देना है। ये चीज आपको डायरेक्ट लैम्डा दे देगी। क्या दे देगी? लैम्डा। लैम्डा इस चीज में डिके कांस्टेंट है। क्या चीज है? डिके कांस्टेंट। वो यूरेनियम का अपने, प्लूटोनियम का अपने, हर मटेरियल का डिके कांस्टेंट अपना होता है। जिस तरह हर मटेरियल हर की हाफ दफा 0.693 नहीं यूज करेंगे? 0.693 तो कंफर्म है। ओवर हाफ लाइफ का टाइम, ये हाफ लाइफ का टाइम है। कौन सा टाइम है? हाफ लाइफ का टाइम। हाफ लाइफ का टाइम हर मटेरियल का अपना है, यूरेनियम का अपना है, प्लूटोनियम का अपना है। डिफरेंट रेडियो, किसी चीज की हाफ लाइफ 20 मिनट्स में, किसी चीज की हाफ लाइफ मिलियन ऑफ ईयर्स में, ठीक है। रेडियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। ओ माय गॉड, 1600 ईयर्स अगर आपको देखने में लगता है कुछ नहीं है, 16 सेंचुरीज के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम यूरेनियम, रेडियम सॉरी, हाफ हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली हाफ, ठीक है। 16 सेंचुरीज के बाद अगर मिनाइल एक कमरे में रेडियम का सैंपल रखती है 1 किलोग्राम का और चली जाती है कहीं, 16 सेंचुरी के बाद अगर ये वापस आए तो तब जाके ये हाफ होगा। सोचें कितनी लॉन्गर हाफ लाइफ है, सही है। लेकिन कुछ चीजों की हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट भी होती है, ठीक हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं मटेरियल विद लॉन्गर हाफ लाइफ। लेकिन याद रखें जो न्यूक्लियर वॉर्स में रेडियो एक्टिव सैंपल यूज होता है, जैसे यूएस ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फेंका था, उसकी रेडिएशंस आज तक उस सॉइल में से आ रही हैं। इवन जापान ने डिफरेंट कंट्रीज से जो सॉइल थी, मिट्टी थी, उसको इंपोर्ट करके उस जगह डाला, सब कुछ किया, लेकिन वो रेडिएशंस ऐसी हैं कि वो लेड से नहीं रुकती। तो समझ आ रही है, उनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई नागासाकी में मेजॉरिटी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज डिफेक्टेड हैं, कोई ना कोई उनमें मसला है। आई समझ? बिकॉज न्यूक्लियर रेडिएशन आपकी जीन्स को भी चेंज कर देती है, म्यूटेशन कर देती है। आई समझ? अच्छा, सो एक्टिविटी निकालने का जो फर्स्ट मेथड है उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए डिके कांस्टेंट। अब उस्मान के सर मैं कहां से लाऊं डिके कांस्टेंट? कोई डरने की जरूरत नहीं है। डिके कांस्टेंट के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए हाफ लाइफ का टाइम, यूरेनियम का अपना है, प्लूटोनियम, हर मटेरियल का अपना है, और उस हाफ लाइफ के टाइम को डिनोमिनेटर में रखें और 0.693 एक वैल्यू है जो मैं आगे जाके प्रूव कराऊंगा, इसको आप ऊपर रखें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मिनाइल लैम्डा का। अब उसको नंबर ऑफ एटम्स जो अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ एटम्स विच आर अवेलेबल इन द सैंपल, जो सैंपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो। अब उस्मान के सर मुझे क्या पता है सैंपल में कितने एटम्स हैं। अब उसके लिए उस्मान करेगा नंबर ऑफ एटम्स के लिए केमिस्ट्री का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर?
एवोगाड्रो नंबर। ठीक है मिनाइल, अगर हम एवोगाड्रो नंबर के साथ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें, किसको? मोल्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n। इस n को मिनाइल हम यहाँ पे पुट कर देंगे इधर, तो हमारे पास n का मसला तो सॉल्व हो गया। लैम्डा हमारे पास हाफ लाइफ के टाइम से आएगा, ये हाफ लाइफ का टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेंगे? किसी भी चीज की एक्टिविटी को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक्टिविटी को। पहला मेथड क्लियर है, मैं रुकता हूं, पूछे क्वेश्चंस। फर्स्ट मेथड में एक्टिविटी निकालने का कोई तरीका जिसमें जो कंफ्यूजन आपको पूछें, ए क्या है, लैम्डा क्या है, एन क्या है, एनीथिंग? शाबाश। हाँ जी, आ गई है समझ। आपको आ गई समझ? मिनाइल आपको आई समझ? ये केमिस्ट्री वाला डर लग रहा है थोड़ा सा। मिनाइल को केमिस्ट्री आता है, सर मेरा तो केमिस्ट्री का इतना कोर्स रहता है सर, क्या करूंगी सर? हाँ सर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी? बोले जी उस्मान साहब, मिनाइल वैल्यू बताएं जी। 6.022 into 10 raised to power minus 23. -23, माशाल्लाह माशाल्लाह। -23 का मतलब समझती हो? आपने क्या? एक चीज को जीरो से पीछे कर दिया है, +23। ओह यानी हाँ, एक मोल में इतने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। किसी भी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। मैं जरा वर्ड केयरफुली चूज कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में, पार्टिकल्स। ठीक है, वरना मैं सोच के नहीं बोलता। पार्टिकल्स का मतलब ये है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, अच्छा अब मिनाइल कहेगी सर बात सुने, आप तो बड़े चक्कर दे रहे हैं, अगर मोल्स ही ना पता फिर मैं क्या करूंगी सर? एक चीज के मुझे मोल्स ही नहीं पता सर, मैं क्या करूंगी? ओह उस्मान साहब अब क्या करें? मोल्स अगर नहीं पता तो क्या करें? मास बाय समथिंग कोई फॉर्मूला। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटॉमिक मास। AR का मतलब एटॉमिक मास है, MR का मतलब मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास n आ जाएगा, फिर आप इस n को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास मोल्स के थ्रू, एवोगाड्रो नंबर के थ्रू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप A इक्वल टू लैम्डा n में पुट कर लें, एक्टिविटी आ जाएगी। सर हमें पीरियोडिक टेबल देंगे इसमें? नहीं, इसमें मैथ्स वगैरह गिवन होती है जो यूज करनी होती है। मैं जरा स्ट्रिंग का ग्लास पी लूं। ओह क्या बात है, स्टिंग पी रहे हैं सर। किंग भी और जिंदगी जियो। सर कराची जाने का इरादा तो नहीं है? जाऊंगा ना यार। उस्मान तुम्हें मैं कराची लेके जाऊं, उस्मान पागल होकर वापस ही ना आए, पता है क्यों? क्यों सर? फोन कराची चोरी हो में जाएगा। नहीं गाड़ी नहीं, कराची में मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी टोयोटा की जो एक इतनी बड़ी वर्कशॉप है जिसमें पराडोस को मॉडिफाई करते हैं। वैसे पराडो मॉडिफाई करते हैं ना, अगर ट्रैफिक जैम है ना तो वो पराडो फुटपाथ से चढ़ के दूसरी जगह खुद चली जाती है। ठीक है, उस्मान नहीं होती जो टायर बिल्कुल 40 डिग्री तक टिल्ट होता है, जी सर। वो सारी, मतलब पता नहीं इसको क्या कहते हैं। इवन वो जो टोयोटा की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना उनमें भी बैठते हैं। टोयोटा कंपनी से पूछती है कि कस्टमर को किस तरह गाड़ी पसंद है, इनसे डेटा लेते हैं। अच्छा, कभी तो कराची, जाना चाहिए हाँ कभी कराची चक्कर लगा बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा यार, तुम कहोगे सर नेक्स्ट सर, लेवल। बस आप ले जाएं। और अभी नहीं, कुछ 25 ईयर्स से ज्यादा हो गए, 30 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं वो इस चीज का। कोई नाम तो होगा उनका उसका। यार वो मुझे मकसूद भाई उन बंदे का नाम याद है, उनकी वर्कशॉप का नाम भी बता दूंगा। मुझे बंदे का नाम मकसूद याद, टोयोटा वाला सर्च करूं सर? पता नहीं क्या नाम है, इंटरनेट में मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अच्छा ठीक है। मोबाइल ना लेके जाना, आईफोन ये ना चोरी हो जाए। हाँ ये है। हाँ ये कराची में जरा देखने, स्पेशली टोयोटा मजीद। बात नहीं होगी इधर, फोन उड़ा होगा। अच्छा मिनाल अब बताओ ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ये जो ये तरीका जो मैंने सिखा दिया एक्टिविटी निकालने का, नो, कोई मसला नहीं। ये क्लियर हो गया? अब बताओ, चलो क्विज दो, कौन बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? एन। सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोल्स। एवोगाड्रो नंबर। वेरी वेल डन। अच्छा डिके कांस्टेंट लैम्डा वो कैसे फाइंड करेंगे? 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ का मटेरियल। टाइम, गुड। और डिके कांस्टेंट और नंबर ऑफ पार्टिकल का प्रोडक्ट क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी। और एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है BQ, बेक्रेल। BEQUER का मैं L पता नहीं क्या है, बेक्रेल। हेनरी बेक्रेल वाज द साइंटिस्ट, लड़का था। अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से इसको सर ये बताएं, ये कोई साइंटिस्ट लड़की क्यों नहीं थी? थी ना, बताऊं मैडम क्यूरी? कभी सुना तो नहीं है सर। मैं बताता हूँ, सर्च करो अभी इंटरनेट पे, क्यूरी लिखो, क्यूरी।
क्यूरी, वैसे लड़कियों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना होता नहीं है, यू आर राइट, लेकिन मैडम क्यूरी वाज द सर सच में मजाक नहीं कर रहा, लेकिन क्यूरी में बताऊं, सर बस ये अच्छा बात नहीं पूछना चाह रहा था। मान साहब एक बात बताऊं, क्यूरी इज द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट जिसने एक नहीं 2 नोबेल प्राइज लिए हैं हिस्ट्री में पहली दफा। और मजे की बात बताऊं, इनकी फैमिली में 5 नोबेल प्राइज हैं, 2 क्यूरी के पास है, एक इसके हस्बैंड के पास है, एक इसके बाबा के पास है,